दोस्तों, कल हमने संविधान संशोधन स्टार्ट किया था और संविधान संशोधन में कल हमने बात की थी अनुच्छेद 368 के 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 368 के जो 5 पार्ट है उसके बारे में हमने शॉर्ट ट्रिक बनाकर उसको याद किया था। और मुझे लगता है आप लोगों ने उसको अच्छे से सुना होगा, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। तो 368 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें संविधान में संशोधन के बारे में लिखा गया है। आज हम संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं, 1, 2, 3। लेकिन ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होंगे। हालांकि इन जनरली हम बात करें तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, ये सही बात है। लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। जो साधारण बहुमत से छोटे छोटे जो परिवर्तन जो होते हैं वो 368 के तहत नहीं होते, वो 368 से बाहर है। तो वो होता है साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन। यहां पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो थोड़ी सी टेक्निकल है, आप उसको समझने की कोशिश करना कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत, इन चीजों में अंतर क्या है। देखो, जब हम कहते हैं कि संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल संसद में किसी सदन में 100 सदस्य है, तो मैं कहूं कि उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 100 में से उपस्थित 80 है और मतदान करने वालों में से मान लो कि 10 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो 70 लोग बच गए। तो अब 70 लोगों का जो बहुमत है, यानी कि 70 लोगों का आधे से अधिक, यानी कि 50% + 1, इतने से वो पारित हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है। तो यहां पर दूसरा होता है कि विशेष बहुमत, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से जो बिल पास होते हैं उसमें कौन कौन से जो है विधेयक शामिल किए जाते हैं, उन विधेयकों के बारे में आप ध्यान से सुनना कि इसमें सबसे पहले तो जो शामिल होता है कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है तो वो साधारण बहुमत से ही पारित होगा, जो अनुच्छेद 2 में जिसका उल्लेख है। अगर राज्यों का निर्माण करना है या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन करना है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो साधारण बहुमत से पारित होगा बिल। और अनुच्छेद 169 में 169 में लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है, विधान परिषद जो अभी भारत में 7 विधान परिषद हैं, अगर किसी राज्य में नई विधान परिषद बनानी है तो वो साधारण बहुमत से ही पारित होगा बिल। उसके बाद में यहाँ अनुच्छेद 238 में लिखा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर विधानमंडल और मंत्री परिषद का अगर निर्माण करना है तो ऐसे बिल भी साधारण बहुमत से पारित होंगे। और संसद में गण पूर्ति के बारे में आपने सुना होगा कि 1/10 गण पूर्ति होना जरूरी है। तो गण पूर्ति में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो बिल भी साधारण बहुमत से ही पारित होता है, गण पूर्ति वाला भी। यहां पर दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में लिखा है कि पदाधिकारियों के वेतन, यहाँ वेतन के लिए जो बिल लाया जाता है वो भी साधारण बहुमत से पारित होता है। अभी आपने देखा होगा 2018 में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि की गई थी। राष्ट्रपति का वेतन जो था वो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए हो गया था। तो ये प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि या सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि, ये जो बिल होता है ये भी साधारण बहुमत से ही संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। सांसदों के विशेष अधिकारों का बिल हो गया। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों के विशेष अधिकारों का बिल भी साधारण बहुमत से पारित होता है। संसद के नियमों में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से पारित होगा। संसद में इसकी समितियों के विशेष अधिकार भी साधारण बहुमत से पारित होता है। संसद में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके लिए भी बिल पास करना पड़ता है कि संसद में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी साधारण बहुमत से ही बिल पारित होगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और
उसके आसपास जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह है, हाईकोर्ट वगैरह है, उन न्यायाधीशों की संख्या वगैरह संसद बढ़ाती है, तो उसका बिल भी साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। राजभाषा का प्रयोग, राजभाषा जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, तो इसके बारे में अगर कोई विशेष प्रावधान करने हैं तो साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा बिल। यहाँ नागरिकता से संबंधित अगर कोई परिवर्तन करना है, अभी आपने देखा होगा कि नागरिकता के बारे में सरकार ने काफी बड़े जो है परिवर्तन किए हैं, तो साधारण बहुमत से जो है बिल पास हुआ है दोनों सदनों में अलग अलग। संसद और विधानमंडलों के निर्वाचन के बारे में अगर कोई परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से होगा। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायिक क्षेत्र बढ़ाना है, यानी कि उनकी पावर बढ़ानी है, तो साधारण बहुमत से बिल पास होगा दोनों सदनों में। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए या केंद्र शासित प्रदेश बनाना, जैसे अभी जम्मू कश्मीर जो है उसको 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित बना दिया, तो ये संविधान में संशोधन जरूर हुआ है लेकिन साधारण बहुमत से हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश नया बनाना या किसी का नाम बदलना, ये सारी चीजें साधारण बहुमत से होती है। 5वीं अनुसूची जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, इसमें कोई नई चीज ऐड करना है, किसी राज्य को शामिल करना है, तो साधारण बहुमत से ही बिल पास होगा उसका भी। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले राज्य है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के बारे में प्रावधान किए गए। यहां कोई परिवर्तन करना है तो संसद के दोनों सदनों में उसका भी साधारण बहुमत से बिल पास किया जाएगा। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए थे, ये सारे के सारे संसद में साधारण बहुमत से पारित होते हैं और संविधान के अंदर इन चीजों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान लचीला है। तो यहां लचीले कहने का मतलब यह है कि ऐसे परिवर्तन संविधान में बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी से होने वाली परिवर्तन साधारण बहुमत से होते हैं और ये केंद्र सरकार अपने हिसाब से कर देती है, इसलिए संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है फ्लेक्सिबल है, काफी आसानी से इसमें परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान में विशेष बहुमत से बिल कौन कौन से प्रावधानों के लिए पारित किए जाते हैं। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि यहां संविधान में अनुच्छेद 368 में लिखा है कि दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए और ये बिल जो है, ये बिल उपस्थित और मतदान करने वालों की विशेष बहुमत से या कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से। यहां पर आपको समझने है, दोबारा सुने आप, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये समझ में आ गया तो ये समझ लो कि संविधान संशोधन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है कि उपस्थित और मतदान में क्या अंतर है और कुल में क्या अंतर है, और जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एग्जामिनर को भी पता होता है कि स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होगा। तो दोबारा सुने इस चीज को आप। विशेष बहुमत वाला जो प्रस्ताव है, इसमें लिखा है कि सदन की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित कर लो, या दूसरा ऑप्शन दिया है, या उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से पारित कर लो। जैसे मान लो कि सदन की कुल संख्या कितनी है, अब मान लो कि लोकसभा में पारित कर रहे हैं, लोकसभा में 545 सीट है। अब 545 जो टोटल है वो उपस्थित होने चाहिए और उनका आधे से अधिक मतलब लगभग 275 के समथिंग हो गया, तो उनका आधे से अधिक 275 के समथिंग से पास अगर हो गया तो मान्य है। अब दूसरा ऑप्शन इसमें है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से। अब जैसे उपस्थित जो है 545 में से मान लो कि उपस्थित 300 ही है, 300 उपस्थित है और उसमें से 50 ने मतदान में भाग नहीं लिया तो 250 बचे। और अब इसका विशेष बहुमत यानी कि 250 का विशेष बहुमत आप अगर करोगे तो लगभग उसी हिसाब से उसके आसपास ही जाएगा। तो उपस्थित और मतदान करने वालों के तो विशेष बहुमत से और टोटल के साधारण बहुमत से ये बिल पास होता है संसद में। तो दोनों सदनों में अलग अलग बिल पास होता है। तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन जो है विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से सुने कि हमने कहा कि साधारण बहुमत से परिवर्तन और विशेष बहुमत से परिवर्तन। अनुच्छेद 368 में लिखा है कि संसद में विशेष बहुमत से परिवर्तन करने के लिए दोनों सदनों में पास होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है, जैसे मूल अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है या मूल कर्तव्य में कोई नया कर्तव्य जोड़ना है। आपने देखा होगा 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यहाँ पर
मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व है, मूल कर्तव्य, यहाँ पर एक अनुच्छेद जो है, अलग अलग अनुच्छेद जोड़े थे। तो ऐसे परिवर्तन जो है विशेष बहुमत से संसद दोनों सदनों में पारित करके करती है। अब जो है अगला और लास्ट जो है, विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए। यानी कि इस बिल पर आधे राज्य, यानी कि आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी इस बिल को पास किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का दोबारा बता दूं मैं कि उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से या टोटल संख्या के साधारण बहुमत से उसको बिल को आप पास कर दो। टोटल, एक तो बड़ी समस्या ये है कि टोटल तो कभी उपस्थित होते ही नहीं है। कई सांसदों के बड़े बड़े जो है काम होते हैं, कोई बीमार हो गया, किसी को जुकाम हो गया, कोई घूमने गया हुआ है, तो टोटल उपस्थित होते नहीं है। टोटल उपस्थित होते हैं, राष्ट्रपति को जब हटाना होता है वहां पर सबको उपस्थित होना पड़ेगा, तो वो बाय ऑर्डर जो है उन सबको आना ही पड़ता है वहां पर। यहां इस प्रकार के विधेयकों में टोटल उपस्थिति नहीं मिलती है, इसलिए इसमें लिखा है ऑप्शन दूसरा कि उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से उस बिल को पास कर दो। तो कौन कौन से विधेयक जो है उसमें से पास होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में लिखा है, राष्ट्रपति के मतदाता के बारे में, निर्वाचक मंडल के बारे में यहां कोई परिवर्तन वगैरह करना है तो इस प्रकार से विशेष बहुमत से बिल पास करना पड़ेगा और आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को बदलना है, यानी कि एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो वोट प्रणाली है उसमें कोई परिवर्तन करना है, तब भी इस प्रकार का बिल हमें लाना पड़ेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है। मान लो कि जैसे संविधान के अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार। यहां अगर कोई नई शक्ति केंद्र सरकार को सौंपनी है तो राज्यों को भी पूछा जाएगा, ताकि उसमें ऐसा नहीं हो कि राज्यों की पावर लेकर केंद्र सरकार को दे देते हैं। तो इसलिए राज्यों की विधानसभा में भी इस बिल को पास करना बहुत ही जरूरी है। यहां पर अनुच्छेद 162 में लिखा है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो बात अनुच्छेद 73 में लिखी है वही बात अनुच्छेद 162 में लिखी है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार। अगर वहां विस्तार कर रहे हैं तब भी राज्यों से पूछा जाए, यानी कि संसद में पास होने के साथ साथ उसको राज्य की विधानसभाओं में भी पास करवाना अनिवार्य है। उसके बाद में अनुच्छेद यहां पर आता है 241। अनुच्छेद 241 में लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की स्थापना करना। तो उच्च न्यायालय अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बनाते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार के बिल जो है पास करने अनिवार्य है। उसके बाद में यहां संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में लिखा है। संघ की यानी कि केंद्र की न्यायपालिका, तो उस न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना है तो यहां पर राज्यों से भी पूछा जाता है, क्योंकि न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है। तो अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो राज्यों को पूछा जाना बहुत ही जरूरी है। भाग 6 में अध्याय 5 जो है उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय जो है राज्यों के अंदर होता है, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में होता है। हालांकि ये दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है आदेश जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए भी राज्यों से पूछा जाना अनिवार्य है। संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 कहता है केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध। विधायी यानी कि कानूनी संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई परिवर्तन यहां पर करना है तब भी राज्यों से पूछा जाना बहुत ही जरूरी है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस 7वीं अनुसूची में कोई विषय घटाना है या बढ़ाना है, कोई परिवर्तन करना है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों का यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ कोई फेरबदल करना है तो भी संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं से भी पूछा जाता है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना या घटाना, उसके बारे में भी कोई बिल अगर है तो यह राज्यों से भी पूछा जाएगा। या स्वयं अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन है, ये तो 368 के तहत परिवर्तन हो रहा था, तब 368 कह रहा है कि मेरे अंदर भी कोई परिवर्तन करना है, तब भी आप संसद के साथ साथ राज्यों से भी इस प्रकार से अनुमति लें। अब इसमें आता है कि अगर राज्य सहमत नहीं हो, मान लो कि संसद ने तो बिल पास कर दिया और राज्यों में आधे राज्यों ने पास नहीं किया तो क्या होगा। उसमें अगर 5 से 7 राज्य, लगभग का इसमें प्रावधान किया है, अगर 5 से 7 राज्य कम हो जाते हैं तो संसद उसको पारित मान लेती है। तो यहाँ पर राज्यों के पास में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है संविधान में संशोधन को लेकर।
अब इसमें पारित होने के बाद में बिल जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत यह परिवर्तन किया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। उसके बाद में राष्ट्रपति किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति रोक नहीं सकता। राष्ट्रपति के पास यहां पर वीटो पावर नहीं है। तो यहां पर ये तो थे संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया और अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। संविधान में संशोधन को लेकर न्यायपालिका में बड़े विवाद भी उत्पन्न हुए हैं समय समय पर। उन विवादों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कौन कौन से प्रमुख संविधान में संशोधन हुए हैं, कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। और बाकी आज हम इतना ही संविधान संशोधन के बारे में, बाकी हम कल 11 बजे यह बात करेंगे। और बाकी आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लॉकडाउन के बाद सरकारी नौकरी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अहमियत तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कंपटीशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि यहाँ पर आम स्टूडेंट एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ जो है एग्जामिनेशन के लिए आने वाली है। क्योंकि अब इस कोरोना वायरस ने भारत के लोगों को ये एहसास करवा दिया कि प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं चलेगा। आज देखिए प्राइवेट सेक्टर घर में बैठा है पूरा, और सरकारी नौकरी वाले घर बैठे हैं फिर भी उनको सैलरी मिल रही है। तो नौकरी अगर लगना है तो सरकार की लगना है, प्राइवेट नौकरी की तरफ बिल्कुल आपको ताक झांक नहीं करना है। जब तक आपके अंदर दम है, जब तक आप स्वस्थ हैं, मेंटली आप स्वस्थ हैं और आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी उम्र है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तब तक आप गवर्नमेंट जॉब का ही प्रयास करें। और अगर ये वीडियो गार्जियन सुन रहा है तो अपने बच्चों को भी इस प्रकार से मोटिवेट करें कि जॉब अगर करवाना है तो गवर्नमेंट की करवाएं, ताकि इस प्रकार का कोई संकट अगर आ जाए तो सरकार आर्थिक संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी लेती है उस कर्मचारी के पूरे परिवार की। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, गवर्नमेंट जॉब की अहमियत और ज्यादा बढ़ने वाली है, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। अब मैं अगले वीडियो कुछ इस प्रकार के बनाऊंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति बनाएं कि बड़े बड़े कंपटीशन में भी आप बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो और पहली बार में आप जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मैं वो रणनीति लेकर आ रहा हूं कि पहली बार में आपने एग्जाम दिया और एग्जाम आपका क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है वो पहली बार में कैसे कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करें। एलडीसी की भर्ती आने वाली है, एलडीसी हाईकोर्ट की, एलडीसी आरपीएससी की। तो एलडीसी की तैयारी आप कैसे करें, क्या रणनीति बनाएं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और उसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा पटवार के ऊपर कि पटवार को किस प्रकार से पहली बार में आप क्रैक कर सकते हैं, क्या रणनीति बनाएं। आरएस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि पहली बार में आप आरएस को कैसे क्लियर कर सकते हो, आईएएस को कैसे क्लियर कर सकते हो। टीचर रीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो रीट को कैसे क्लियर कर सकते हैं, रीट फर्स्ट लेवल वाले, रीट सेकंड लेवल वाले, बीएसटीसी वाले, बीएड वाले क्या रणनीति अपनाएं, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे नोट्स पढ़ें, कैसी प्रैक्टिस करें, कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इनके ऊपर मैं बहुत अच्छे से चर्चा करने वाला हूं और आप तक वो जानकारी मैं पहुंचाऊंगा। इसके साथ साथ सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो टीचर की जो तैयारी करने वाले हैं, कॉलेज लेक्चरर की जो तैयारी करने वाले हैं, नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं अलग अलग टाइम में अलग अलग इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा। एक बार में एक एग्जाम की रणनीति मैं आपको बताऊंगा। अब आप जो है अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको सबसे पहले कौन से एग्जाम की रणनीति चाहिए, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांस्टेबल की कर रहे हो तो उसको छोड़कर पटवारी की तैयारी करें या आरएस की तैयारी करें। आप आरएस की तैयारी करने में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जो है कांस्टेबल की तैयारी करें। आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। और जिसके ज़्यादा वो आएंगे कि जैसे एलडीसी वालों की ज़्यादा है, कांस्टेबल वालों की ज़्यादा है, तो मैं अगला वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा और रणनीति बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सटीक जो है रणनीति आपको बताऊंगा, कम समय में और बेहतरीन जो है प्रोडक्टिविटी लाने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।